हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरी फिजिक्स की क्लास में। अभी तक हम लोगों ने कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर से जो डेरिवेशन था 1/f बराबर 1/v प्लस 1/v उसको हमने पढ़ा। और अब हम चलते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, इसका नाम है कॉन्जुगेट फोकस और कॉन्जुगेट पॉइंट। इस पर चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे ध्यान से समझिए। तो चलते हैं क्या होता है कॉन्जुगेट फोकस। तो सबसे पहले आप अगर मैं परिभाषा डेफिनेशन बोलूं तो दो बिंदु कॉन्जुगेट तब कहे जाते हैं, मतलब उन दो बिंदुओं को कॉन्जुगेट कहा जाता है कि एक बिंदु पर अगर हम वस्तु रखें तो उसका प्रतिबिंब जो है वो दूसरी वस्तु बने। मतलब अगर मान लीजिए यहां पर हम वस्तु रख दें, यहां पर ऑब्जेक्ट रखें तो उसकी इमेज जो हो यहां बने, और अगर यहां पर हम ऑब्जेक्ट रखें तो उसकी इमेज यहां पर बने। मतलब 2 points are called the conjugate point if an object is placed on point O, then its image formed on the point I, and if object placed on the point I, then the image formed on the point O। मतलब अगर O पर रखें तो I पर बने, और अगर I पर रखें O को तो उसका जो इमेज है वो बन जाए I पर, O पर बन जाए। ठीक है, मतलब अगर ये इसे A रख दीजिए, इसे B रख दीजिए। अगर हम A पर रखें तो B पर उसकी इमेज बने, मतलब अगर वस्तु जो है उस रख देते हैं O को, हम A पर रखते हैं तो उसकी इमेज जो हो वो B पर बने, और अगर B पर रखें O को तो उसकी इमेज A पर बने। मतलब दो पॉइंट तभी कहे जाएंगे कि वो कॉन्जुगेट हैं जब उन दो बिंदुओं को हम कॉन्जुगेट कहेंगे कि एक बिंदु पर वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है। अब ये थोड़ा सा कम समझ में आया होगा आप लोगों को, तो चलिए हम आपको इसको फिगर से समझा देते हैं कि कैसे दो बिंदुओं को कहा जाता है कि वो कॉन्जुगेट है। कि ये देखिए, जैसे कि ये आपका मान लेते हैं अवतल दर्पण है, ये आपका कन्वेक्स मिरर है, नो सॉरी कॉनकेव मिरर है, कनकेव मिरर है। ठीक है, ये आपका फोकस मान लेते हैं, ये आपका पोल है, यहां की हम सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लेते हैं। ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस होता है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले कंसीडर कर लिया कि ये कॉन्वेक्स मिरर M1 M2 है। ठीक है, यहां पर क्या किया कि हमने एक ऑब्जेक्ट O डैश रख दिया, तो इससे जो पहली रे होती है वो चलती है मुख्य अक्ष के समांतर इस सिचुएशन में, और वो पास होती है फोकस से। ठीक है, इस डायरेक्शन में। उसके बाद इसको थोड़ा अगर पास बनाएंगे ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, उसके बाद ये जो दूसरी रे होती है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाती है और परावर्तन के पश्चात उसी पाथ पर वापस लौट जाती है, क्योंकि आप जानते हैं कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली जो रेखा होती है वो परावर्तन के पश्चात उसी रूट पर वापस चली जाती है, और मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली रेखा फोकस से होकर जाती है। तो यहां आपकी इमेज बन रही है, देखिए आप, ये इमेज आई डैश। ठीक है, मतलब अगर हम इसे बिंदु A कहें, पॉइंट A कहें, और इसे B जहां पर ये बन रहा है इमेज, इसको हम B कहें, इमेज है आई डैश, उसका नाम है इमेज का, लेकिन वो पॉइंट हम B मान लेते हैं। ठीक है, तो A और B कॉन्जुगेट तब कहे जाएंगे जब अगर हम A पर रखें ऑब्जेक्ट और उसकी इमेज बने B पर, और B पर उसी ऑब्जेक्ट को रख दें तो उसकी इमेज बने A पर। यहां मतलब उल्टा सीधा कोई मतलब नहीं, केवल वो पॉइंट पर बननी चाहिए, उसी पॉइंट पर बस। ठीक है, तो A पर रखें तो उसकी इमेज B पर बने, और B पर वस्तु रखें तो उसकी इमेज A पर बने। तो अगर आप रख दीजिए C और F के बीच में दूसरी केस, हम आपको समझा देते हैं कि क्या ये वास्तव में इसमें बनेगा या नहीं, कॉन्जुगेट फोकस है या नहीं। तो अब देखिए आप, ये यहां पर F है, ये यहाँ पे C है। ठीक है, इसके बीच में हमने वस्तु को रख दिया, तो यहां से चलने वाली जो किरण होगी वो परावर्तन के पश्चात ये, और उसके बाद ये जो
दूसरी किरण जो कि परावर्तित होने के बाद ये कुछ इस तरीके से जाएगी, यहां बना दीजिए, यहां काट रहा है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहां से ऊपर जा रही है, तो ये यहां पर काटती है तो इसकी इमेज यहां बन रही है। ठीक है, यहां आपकी इमेज बनी। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से आई, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होकर गई, परावर्तन के पश्चात उसी ऊपर वापस लौट आएगी। अब आप अगर देखिए तो इस सिचुएशन में जब आप सी और एफ के बीच वस्तु को रखते हैं, सी और एफ के बीच ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये जो इमेज होती है ये इनफाइनाइट डिस्टेंस और सी के बीच में ही बनती है। अगर आप ये जितनी दूरी पर ये आई यहां बना था, इसी उतनी ही दूरी को देख लीजिए सी और एफ के बीच में, और वहीं पर जहां पर ये बना था उसी के बगल में, वहीं पर बिल्कुल उसी पॉइंट पर, सॉरी उसी पॉइंट पर रखिए इस ऑब्जेक्ट को। तो जब आप ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसकी इमेज इसी ए पॉइंट के नीचे बनेगी, ये आपका ए होगा और ये आपका बी होगा। मतलब इस केस में जब आप देखेंगे कि अगर आप बी पॉइंट पर, इसे आप बी मानेंगे, अगर बी पर आप रखेंगे अपना ऑब्जेक्ट तो उसकी जो इमेज होगी वो ए पर ही बनती है। ठीक है, बस केवल उल्टी होती है लेकिन बनती ए पर ही है। इसका मतलब हमें क्या पता चला कि अगर हम ए पर रख रहे हैं तो उसकी इमेज बी पर बन रही है, बी पर रख रहे हैं तो ए पर बन रही है। इसका मतलब ए और बी ये दोनों क्या है, कॉन्जुगेट पॉइंट, कॉन्जुगेट पॉइंट। ठीक है, तो इस हमने क्या देखा कि ए और बी कॉन्जुगेट पॉइंट है। ठीक है, चलिए ये तो हो गया, आपने देखा कि हाँ अवतल दर्पण में कॉन्जुगेट पॉइंट होता है, ये आपने समझा कि जब अवतल दर्पण की केस लेते हैं तो उसमें आपको कॉन्जुगेट पॉइंट यानी कि संयुग्मी बिंदु मिलता है। अब हम आपको कन्वेक्स मिरर पर ले चलते हैं। उत्तल दर्पण अगर आपको दे दिया जाए और कहा जाए बताइए क्या इसमें कॉन्जुगेट पॉइंट होता है, तब आप उसे कैसे बनाएंगे। तो चूंकि मैंने कहा कि 2 points आर कॉल्ड conjugate point if an object placed at one point A and its image found at B, but if object placed at point B then its image found at point A। ठीक है, तब ये कहा जाएगा कि ये संयुग्मी बिंदु है। तो अगर हम उत्तल दर्पण की केस लेंगे तो उत्तल दर्पण की केस से हम समझते हैं, चलिए देखिए आपको उत्तल दर्पण है, ये आपको उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में आप जानते हैं कि इनफाइनाइट डिस्टेंस के केस को छोड़ दीजिए जिसमें फोकस पर बनता है इमेज, बाकी आप इनफाइनाइट डिस्टेंस और सी के बीच में चाहे जहां पर रखेंगे वस्तु को, उसकी जो इमेज होगी वो पी पोल और फोकस के बीच में ही बनती है। ठीक है, फोकस और पोल के बीच में ही बनती है। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आपकी फोकस और ये अमोनियम 2 आपका कन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो चलिए हमने एक बिंदु यहां पर रख दिया। ठीक है, चलिए एक बिंदु हमने यहां रखा, इससे एक रे मुख्य अक्ष के समांतर चली, परावर्तन के पश्चात आप जानते हैं या तो फोकस से होकर जाती है या फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। तो यहां फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी, या पहले भी कर चुके हैं। दूसरी सी के समांतर, सी की ओर आएगी, तो सी की ओर आएगी तो आप इसे यहां से मिलाइए, ये। ठीक है, तो एक वर्चुअल इमेज आभासी प्रतिबिंब बनता है ये। ठीक है, आई डैश, पी और एफ के बीच में ओ डैश, ये जो इमेज है आई डैश ये बन रहा है। ठीक है, इसको आप ए पॉइंट मान लीजिए, इसको आप पॉइंट बी मान लीजिए जहां ये आई डैश बन रहा है। ठीक है, इतना समझिए। इसको हमने ए पॉइंट नाम दे दिया, इसको बी पॉइंट नाम दे दिया। तो अब ये कॉन्जुगेट पॉइंट कब कहे जाएंगे ये भी, जब हमने जैसे यहाँ ए पर ऑब्जेक्ट को रखा है तो उसकी इमेज बी पर बन रही है। अब अगर हम बी पर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसकी इमेज ए पर आकर बन जाए। अब आप एक बार ध्यान से देखिए और बताइए कि क्या संभव है। देखिए नहीं, क्यों नहीं संभव है। जैसे
कि आपको एक शीशा, एक दर्पण दिया जाए जिसमें आप चेहरा देखते हो, वो उत्तल दर्पण हो, और आपसे कहा जाए आप इसमें अपना चेहरा देखिए, आप उठाते हैं, आप अपना सुंदर सा चेहरा देखते हैं उसमें। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि उस मिरर को निकाल दीजिए, प्लास्टिक को निकाल दीजिए और मिरर लीजिए और मिरर को दूसरी साइड से मोड़ दीजिए, जिस साइड पॉलिश की होती है, और आपसे कहा जाए अब देखिए, क्या आपको दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। क्यों? क्योंकि पॉलिश की हुई उधर। तो वही सिचुएशन यहां देखिए कि जब आप बी पॉइंट पर अपनी ऑब्जेक्ट को रख देंगे, जब आप बी पॉइंट पर अपने ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो परावर्तन कहां होगा? इधर तो आपने पॉलिश की हुई है, और इधर से जब रे आएगी, यहां वस्तु को रख देंगे पॉइंट बी पर, तो यहां से परावर्तन किधर करेंगे? इधर तो आपने पॉलिश कर रखी है। जब इधर पॉलिश है तो परावर्तन होगा नहीं, और जब परावर्तन होगा नहीं तो इमेज बनेगी नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि उत्तल दर्पण के केस में कॉन्जुगेट पॉइंट नहीं होता। मतलब कॉन्जुगेट पॉइंट इज ओनली पॉसिबल फॉर द कनकेव मिरर, नॉट फॉर द कन्वेक्स मिरर। ये आपका इसका क्या है? कंक्लूजन। कंक्लूजन इसका यही है कि जो कॉन्जुगेट पॉइंट होता है ये ट्रू होता है केवल किसके लिए? ये किसके लिए ट्रू होता है? कनकेव मिरर के लिए। कनकेव मिरर के लिए ट्रू है, लेकिन ये लागू नहीं होता कन्वेक्स पर। मैंने इसका रीजन भी आपको बताया, क्योंकि जब आप रखते हैं इसके सामने, दर्पण के सामने, तो इसकी इमेज बी पर तो बन रही है, आभासी होगी, वर्चुअल। तो आप यहां अगर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो परावर्तन होगा ही नहीं। अब जब परावर्तन होगा ही नहीं तो इमेज बनेगी कहां से? जब इमेज नहीं बनेगी तो इसका मतलब यही हुआ कि कॉन्जुगेट पॉइंट केवल अवतल दर्पण में हो सकता है, उत्तल दर्पण में नहीं होता। ठीक है, तो चलते हैं हम अपनी अगली हेडिंग, लीनियर मैग्निफिकेशन, मतलब रेखीय आवर्धन पर। कि रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं? तो रेखीय आवर्धन डेफिनेशन इसकी है कि प्रतिबिंब की लंबाई, जो कि आई आई डैश है आपकी, आई आई डैश, प्रतिबिंब की लंबाई अगर हम देख रहे हैं इसमें फिगर में, आई आई डैश, और वस्तु की लंबाई ओ ओ डैश, मतलब प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहा जाता है। मतलब प्रतिबिंब की लंबाई, लेंथ ऑफ इमेज, और लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर आप प्रतिबिंब और वस्तु की लंबाई का रेशियो निकालते हैं तो उसे हम रेखीय आवर्धन या लीनियर मैग्निफिकेशन कहते हैं। जबकि इसमें थोड़ा सा कंडीशन ये है कि ये जो दूरी है इसकी, लंबाई जो है इसकी, लेंथ ऑफ इमेज या लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, कि वस्तु की या प्रतिबिंब की जो लंबाई है वो इस प्रिंसिपल एक्सिस, या प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के लंबवत नापी जानी चाहिए। ठीक है, ये जो लेंथ है इसकी ओ ओ डैश, और आई आई डैश इमेज की, और ओ ओ डैश ऑब्जेक्ट की, ये प्रिंसिपल एक्सिस मतलब मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई। मतलब प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को आप रेखीय आवर्धन कहते हैं, जबकि दोनों लंबाइयां मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई हैं। ठीक है, कैसे? आप इसे फिगर पूरा फिर से देख लीजिए कि ये ओ ओ डैश आपका एक ऑब्जेक्ट है जो कि इनफाइनाइट डिस्टेंस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा हुआ है। इसका इमेज आई आई डैश सी एफ के बीच में बन रहा है। यहां ध्यान दीजिए कि नोक, ये जो है ओ डैश, यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखा है, इसकी नोक ओ डैश से एक रे ओ डैश पी चल रही है, जो कि इमेज की नोक आई डैश से होकर जा रही है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ओ डैश से एक नोक चल के जा रही है एक रे, और ओ डैश पी, और गुजर रही है जो इमेज की नोक आई डैश से। ठीक है, इतना देखिए। तो हम मान लेते हैं कि ये जो ओ ओ डैश ऑब्जेक्ट है ये पोल से यू दूरी पर रखा गया है। ठीक है, फिर से मैं बना देता हूं साइन कन्वेंशन के लिए, पॉजिटिव एक्स एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस माइनस वाई एक्सिस। कि ये जो ओ ओ डैश है, देखिए ओ ओ डैश ये पोल से यू दूरी पर रखा हुआ है, हमने माना। ठीक है, हमने माना कि जो वस्तु हमने रखी वो यू दूरी पर है और जो इमेज है वो वी दूरी पर है। ठीक, तो लेट, हमने कहा कि लेट ये जो
इमेज है, सॉरी ये जो ऑब्जेक्ट है यू दूरी पर है, मतलब ओपी यू दूरी पर, लेकिन चूंकि साइन कन्वेंशन के हिसाब से ये माइनस एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में आ रहा है, बाईं ओर आ रहा है, इसलिए ये निगेटिव चिन्ह के साथ लिखा जाएगा। उसी हिसाब से आप देखिए पी आई की दूरी माइनस वी लिखी जाएगी, जो कि हमने वी माना कि पी आई वी है, तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से ये माइनस वी लिखा जाएगा। ठीक है, इतना हमने देखा। हम कुछ और भी मान लेते हैं। हमने माना कि ये ओ डैश, इसकी जो लेंथ है ओ डैश, इसकी जो लेंथ है वो y1 है। ठीक है, इसको हमने y1 माना, या आप a मान लीजिए, छोड़िए a मान लीजिए। उसके बाद आई डैश को आप क्या मानेंगे? क्या अगर हम इसे b माने तो ये b रहेगा? नहीं। क्यों नहीं रहेगा b? क्योंकि ओ डैश जो था ये प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में था, लेकिन किस एक्सिस पर? पॉजिटिव y एक्सिस पर। आप देखिए यहाँ p मान लीजिए, तो p ये है, यहाँ देखिए ये इसकी लेंथ जो हम ऊपर की ओर नाप रहे थे, मतलब पॉजिटिव y एक्सिस की डायरेक्शन में नाप रहे थे, तो उस सिचुएशन में जब हम ओ डैश की लेंथ माना तो a माना। लेकिन जब आई डैश हम देख रहे हैं, इमेज की लेंथ देख रहे हैं, तो ये आ रही है नीचे की ओर, क्योंकि ये नीचे है, ये नीचे की ओर, तो मतलब y एक्सिस की माइनस y एक्सिस की डायरेक्शन में है, और जब माइनस y एक्सिस की डायरेक्शन में है तो हम b को माइनस के साथ लिखेंगे। ठीक है, इतनी चीजें कंसीडर हमने कर ली। ठीक है, अब आप यहाँ फिगर बहुत ध्यान से लीजिएगा, इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूं। तो हम फिगर में देखें तो पॉइंट P को कंसीडर कीजिए। अब आप पॉइंट P, आप एक सेकंड के लिए इस फिगर को घुमा दीजिए, क्योंकि मैं व्हाइट बोर्ड तो घुमा सकता नहीं, इसलिए मैं इमेज फिर से थोड़ा सा कुछ इस तरीके से बना देता हूं। अब आप अगर इस तरीके से इस इमेज को देखिए तो कुछ आपको दिखाई देगा। अभी आप देखिएगा, ये है, और ये ओ डैश आपकी एक वस्तु यहाँ रखी हुई, मतलब केवल जो काम है वही बनाएंगे। ये वस्तु यहाँ से ऐसे ये रे यहाँ से आ रही थी और यहाँ से ऐसे जा रही थी। आपको कुछ याद आ रहा होगा कि ये रिफ्लेक्शन है, परावर्तन। देखिए यहां से गई, परावर्तन कोई नियम, क्योंकि परावर्तन से ही तो इमेज बन रहा है, लेकिन आप ये देखिए कि ये भी परावर्तन का नियम है। तो यहां देखिए आप, ये जो P है ये इस पर नॉर्मल की तरह काम कर रहा है। देखिए ये P आपका नॉर्मल, जब आप पढ़ रहे थे परावर्तन, कि जब किसी चिकने या पॉलिशदार तल से टकराती है आने वाली रे, तो क्या होता है, वो जिस एंगल से आती है उतना ही एंगल बनाते हुए वो चली जाती है, मतलब I बराबर R होता है, और ये आपका नॉर्मल होता है। ठीक है, नॉर्मल। तो ठीक वही कंडीशन अगर आप देखिए तो बन रही है इस सिचुएशन में भी, कि ये जो है OP ये आपका नॉर्मल है। अब आप जैसे मान लीजिए थोड़ा सा आपको अगर डिस्टरबेंस हो रहा हो कि अगर सर ये तिरछा हो तब तो नॉर्मल नहीं होगा, ये हो सकता है ना, आप कह सकते हैं कि ये अगर तिरछा हो तब नॉर्मल नहीं होगा। तो अगर आप इसे तिरछा कर देंगे तो ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस भी नहीं होगा, और प्रिंसिपल एक्सिस आप गड़बड़ा नहीं सकते। क्यों नहीं होगा ये भी बता रहा हूं। ये P आपका क्या है, पोल। पोल किसे कहते हैं? जो आपका ये परावर्तक तल है, रिफ्लेक्टेड प्लेन, इसका जो मिड पॉइंट होता है, मिडिल पॉइंट होता है, उसे आप पोल कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। ठीक है, और आपने कहा था कि C सेंटर ऑफ कर्वेचर, और F फोकस से होकर जो लाइन पास होती है, रेखा पास होती है, आप उसे प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष कहते हैं। अब अगर आप इसे उठा देंगे ऊपर तो C और F के सीधे से जाएगा कैसे? जब ये C और F के सीधे से जाएगा नहीं तो प्रिंसिपल एक्सिस कैसे बनेगा? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो P है ये आपका नॉर्मल है। ठीक है, ये P आपका नॉर्मल है, तो परावर्तन के पश्चात आप जानते हैं जिस एंगल से आएगा उसी एंगल से वापस लौट जाएगा। मतलब ये वाला जो एंगल मैं बताना चाह रहा था, ये वाला एंगल बराबर होगा। ठीक, बस केवल इसीलिए ये फिगर के बनाया गया है, बस कि ये वाला जो एंगल होगा कौन सा, O डैश PO और ये I डैश, ये दोनों एंगल बराबर होंगे। तो चलिए अब आप देख लीजिए कौन सा ट्रायंगल लीजिए, O डैश इन ट्रायंगल O डैश P
O dash P एंड ट्रायंगल I dash P। अगर आप इस ट्रायंगल को कंसीडर करें तो देखिए ये वाला एंगल 90 डिग्री और ये वाला एंगल ये ऑल्सो 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री हुआ। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि ये वाला एंगल इस त्रिभुज का O डैश O P का ये वाला एंगल कौन सा O डैश P O या O P O डैश, ये वाला एंगल इस त्रिभुज के I P I डैश, इस त्रिभुज के एंगल के ये वाले एंगल के कोण I P I डैश के बराबर है। मतलब ये वाला और ये वाला और ये वाला दो एंगल बराबर हो गए, दोनों त्रिभुज में दो एंगल बराबर हो गए। तो ये जो तीसरा बचा, ये तीसरा वाला जो एंगल बचा ये अपने आप बराबर हो जाएगा, क्योंकि दो एंगल बराबर तो तीसरा जो बचेगा वो अपने आप बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कौन सी चीज की कंडीशन है, समकोणिक त्रिभुज, मतलब ये समकोणिक हो गए। ठीक है, ये त्रिभुज जो हुआ O डैश P और I डैश P ये समकोणिक हो गए। समकोणिक होने की कंडीशन लगाइए, O डैश बटे क्या हो जाएगा, इसका परपेंडिकुलर O डैश है, इसका I डैश, I डैश। ठीक है, इसका बेस OP, ठीक है, और इसका बेस PI, ठीक है, PI O डैश, ठीक है, O डैश I डैश बटा, ठीक है, रेशियो में I डैश लिख दिया। इसका परपेंडिकुलर O डैश था, इसका I डैश था, रेशियो में लिखा। उसके बाद इसका बेस OP था, OP लिखा, इसका PI था, PI लिखा। अब आप देखिए, आपको इन सारी चीजों की वैल्यू पता है। O डैश जो था इसकी वैल्यू थी A, ठीक है, I डैश की वैल्यू है -B, ठीक। OP की जो वैल्यू है, OP वो है -U, ठीक है। PI की वैल्यू है -V। तो चलिए इसके आगे चलते हैं कि ये हो जाएगा A/B बराबर U/V माइनस में, ये आएगा। चलिए हम मान लेते हैं कि A की जगह पे और B की जगह पे रिप्लेस कर देते हैं इसको, इसकी वैल्यू दूसरी रख देते हैं। चलिए मान लेते हैं अगर A जो है ये Y1 हो और B जो है ये Y2 हो तो क्या हो जाएगा, ये Y1 बटे Y2 बराबर -U/V। ठीक है, अब इसको आप ऊपर लेके चले जाइए, इधर लेके चले जाइए या इसको इधर लेके चले जाइए, तो Y2/Y1 आप कह सकते हैं V/U, माइनस में आ जाएगा ये। ठीक है, तो ये क्या होगा कि Y2 बटे Y1 बराबर -V/U। यही आपका मेन फॉर्मूला है। ठीक है, यही आपका मेन फॉर्मूला है। हमने क्या कहा था शुरुआत में, कहा था कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन। तो Y2 जो हमने माना था किसके प्लेस पर माना था, B, और B क्या था, I डैश, मतलब प्रतिबिंब की लंबाई। तो मतलब Y2 प्रतिबिंब की लंबाई और Y1 जो कि O डैश की लंबाई है, इसके अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन। दरअसल इसमें से थोड़ा सा एक डिफिकल्टी आती है स्टूडेंट्स के लिए कि ये माइनस के साइन में, कि क्वेश्चन करते समय माइनस का साइन उपयोग किया जाता है या नहीं। बात ये है कि रिजल्ट आप ऐसे ही रखेंगे, बिल्कुल ऐसे ही आप फॉर्मूला प्रयोग करेंगे जब आप सवाल लगाएंगे। तो उसमें होता क्या है कि ये देखा जाता है कि दर्पण कौन सा है। अगर देखिए जैसे ये उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण है, कनकेव मिरर, ठीक है। कनकेव मिरर में आप जानते हैं कि जो वस्तु होती है वो भी बाईं ओर रखी जाती है। बाईं ओर का क्या मतलब है, -x एक्सिस की डायरेक्शन में, और इमेज भी जो होती है वो -x एक्सिस की डायरेक्शन में बाईं ओर ही बनती है, केवल एक केस को छोड़कर, जब F और P के बीच में आप वस्तु को, ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तब उसकी इमेज जाके यहां बड़ी सी बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है यहां पर। लेकिन अगर आप देखें उत्तल दर्पण के केस में, उत्तल दर्पण के केस में अगर आप देखेंगे तो आप यहां अगर वस्तु रखेंगे तो मतलब इधर बाईं ओर वस्तु रखेंगे तो उसकी इमेज हमेशा दाईं ओर ही बनती है।
मतलब v की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ही रहेगा, और जब v की वैल्यू पॉजिटिव एक्स एक्सिस में रहेगा तो फिर v की वैल्यू हमेशा धनात्मक, और धनात्मक रखेंगे आप तो मान लीजिए अगर v की वैल्यू एक समय मान लीजिए 2 है तो यहाँ रखे 2, ठीक, और u जो है ये मान लीजिए यहाँ से 3 सेंटीमीटर दूर रखी गई होगी, तो u चूंकि बाईं ओर है तो इसलिए ये माइनस में लिखी जाएगी, और उस कंडीशन में इससे कैंसिल हो जाएगा और ये 2/3 आ जाएगा। मतलब इसका ये हुआ कि v और u इस बात पर डिपेंड करेगा कि वस्तु कहाँ रखी है और इमेज उसकी कहाँ बन रही है, ठीक है। अगर इधर उसकी वस्तु है और इधर ही इमेज भी बन रहा है तब ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस कट करके यही फार्मूला फिर आ जाएगा, माइनस ये वाला जो पहले से ये लगा रह जाएगा। लेकिन इसमें से अगर एक माइनस में रहेगा क्योंकि u होगा, अगर u माइनस में रहेगा तो ये v जो होगा प्लस होगा, उत्तल दर्पण के लिए अगर देखें तो फिर उस कंडीशन में ये माइनस और ये माइनस ये दोनों एक दूसरे को काट देंगे, और उस कंडीशन में ये जो आ जाएगा फार्मूला वो होगा v/u, ठीक है। ये कब होगा? जब वस्तु इधर हो प्रतिबिंब इधर बन रहा हो, ठीक है। तो उस कंडीशन में आप इसे माइनस रखेंगे, ये कट कर देगा इसको और ये आ जाएगा। यही आपका फॉर्मूला होता है। ये सब आपकी केस पर डिपेंड करता है, ठीक है, कि कौन सी केस होगी, इमेज कहाँ बनेगा और प्रतिबिंब कहाँ रखा हुआ है, ठीक है। और ये जो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का जो अनुपात है जिसे आप लीनियर मैग्निफिकेशन कह रहे हैं उसको आप यम से डिनोट करते हैं, ठीक है। यम बराबर y2/y1 बराबर -v/u, ठीक है। यही आपका फॉर्मूला है। आप इसे यहाँ लिख सकते थे कि यम इसे कहते हैं, ठीक है। तो यम जो होता है उसे ही हम लीनियर मैग्निफिकेशन कहते हैं, उसका जो डिनोट करते हैं या उसका सिंबल कह सकते हैं। यहाँ पे यम से डिनोट करते हैं y2/y1 बराबर -v/u, ये आपका मेन फॉर्मूला है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, और कोई दिक्कत हो कमेंट करके बताइए।